नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जोशी एकेडमी में। और हम कर रहे हैं क्लासेस ऑन बीएनएस। दीज क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। एंड लेट्स स्टार्ट। अब आ जाइए 79 पर। यस, वर्ड्स। तो ये पहले था 509, सेक्शन 509 था। और वो कौन सा सेक्शन पढ़ा हम लोगों ने? 354D। तो जैसा मैंने कहा था कि इन्होंने जो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन को सबको क्लब कर दिया, एक साथ क्लब करके चैप्टर बना दिया। और ये एक स्मार्ट मूव है। ये एक रिदम दिखती है कि हाँ भी कोई सेक्शन वहां पर क्यों है, राइट। ये तो 509 का यहाँ पे कोई मतलब नहीं था। अब यहाँ पर यह है अच्छे तरीके से। इसे सेक्शन 79 बीएनएस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकली बहुत यूज होता है। प्रैक्टिकल यूज काफी ज्यादा है इसका। पढ़िए क्या है। वर्ड्स, जेस्चर्स और एक्ट intended to insult the modesty of a woman। अभी हमने पहले पढ़ा था 354 आईपीसी या फिर 74 बीएनएस, उसमें भी ये शब्द हमने पढ़ा था, मोडेस्टी। ठीक है, हाँ। तो अब वहां पर क्या था? टच से था। यहां पर बाय वर्ड से देखिए क्या है। हु एवर का मतलब क्या हुआ? जो कोई भी। जो कोई भी का मतलब क्या होता है? मैन, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। इंटेंडिंग टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ एनी वुमेन, ये हुई इंटेंशन उसकी। इसलिए मैंने इंटेंडिंग को आपके लिए हाईलाइट किया कि यहां पर आप मेंस वाला पार्ट देख सकें। इंटेंशन क्या है? टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ एनी वुमेन अटर्स एनी वर्ड, कोई शब्द बोलता है, मेक्स एनी साउंड, कोई आवाज ऐसी निकालता है, या मेक्स एनी, जैसे कोई इशारा ऐसा करता है, एग्जिबिट्स एनी ऑब्जेक्ट इन एनी फॉर्म, किसी प्रकार के वस्तु को इस तरीके से दिखाता है। इंटेंडिंग दैट व्हाट सच वर्ड और साउंड शैल बी हर्ड, उसका शब्द सुना जाएगा, उसकी आवाज को सुना जाएगा, या वो जेस्चर या ऑब्जेक्ट देखा जाएगा। तो एंड और इंट्रूड्स अपॉन द प्रिवेसी ऑफ सच वुमेन, तो देन इट इज कॉल्ड द ऑफेंस ऑफ अंडर सेक्शन 79। इसको मैं थोड़ा ब्रेक करके समझाता हूँ उसमें क्या है, खासकर बात क्या क्या देखिए इसमें। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्यों है ये, आई रिमेंबर जब मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई महिला कोर्ट में, एपीपीस के क्या होता है कि अलग अलग कोर्ट में भेजते रहते हैं। तो मेरी ड्यूटी लग गई, मतलब कोई पीपी, जनरली यहाँ पर लेडी एपीपी होती है, वो छुट्टी पर होंगी तो ड्यूटी पर मुझे भेज दिया गया। वहां चल रही है गवाही 509 में, 509 आईपीसी उस समय का। अब यहां पर क्या आ रहा है? अब ध्यान दो, देखो इन कहानियों सबको याद आ जाएगा। whoever utters any word, सही है, और मेक्स एनी साउंड और gesture और एग्जिबिट्स एनी ऑब्जेक्ट, या तो किसी ने कुछ शब्द बोले हो, या आवाज निकाली हो, या फिर कोई वस्तु दिखाई हो, कोई इशारा किया हो, और इंटेंशन क्या हो कि वो ऐसे शब्दों को सुने, या ऐसी आवाज को सुने, या ऐसे इशारों को देखे, ऐसे ऑब्जेक्ट को देखे। अब कंप्लेंट में क्या आएगा ये देखो उसके उसमें। मान लीजिए किसी फीमेल की कंप्लेंट होगी, वो क्या कहेगी कि इसने गंदे शब्द का प्रयोग किया। अब गंदे शब्द क्या होते हैं भाई? गंदों की परिभाषा कोर्ट कैसे मान ले गंदे शब्द थे? तो वो आपको सारे शब्द बताने पड़ेंगे। तो जनरली ऐसी कंप्लेंट में वो शब्द लिखे होते हैं। अब मैं एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वहां पे होता क्या कि वैसे तो थ्योरेटिकली जो बयान लिखवाने होते हैं वो मजिस्ट्रेट को लिखवाने होते हैं ट्रांसलेट करने के, लेकिन प्रैक्टिकली काम खत्म करने के लिए क्या होता है कि एपीपी फटाफट गवाह से क्वेश्चन पूछेगा और ट्रांसलेट भी करके उसको फटाफट डिक्टेट दे देगा। तो एपीपी, विटनेस, स्टेनो और डिफेंस लॉयर, 4 लोग खड़े होते हैं, वो अपना काम फाइल को आगे। अब भाई मेरे सामने बयान आ गया, उसमें इतनी गंदी गंदी गालियां। अब मैं कहूं भगवान, लेडी जज, लेडी स्टेनो, लेडी विटनेस, लेडी डिफेंस लॉयर, अब मेरे हवा करा। मैं मैंने जिंदगी में उन शब्द को मैंने खुद नहीं बोला होगा, सुनना पसंद नहीं करा होगा। मैं ओपन कोर्ट में मैं उसको डिक्टेट कैसे करूं? अब वहां पर आकर के मेरी जबान बंद। जज साहब बोले, हाँ बीपी साहब क्या हुआ? मैं पानी मंगाया। क्या हुआ? मैंने कहा मैडम ये रही फाइल, आप खुद ही डिक्टेट कर दो, इस लाइन को मैं नहीं कर सकता। क्योंकि अगर हम लिखते हैं कि यूज फिल्दी लैंग्वेज, है ना, तो फिल्दी लैंग्वेज इट्स ए जनरल वर्ड।
क्योंकि कन्विक्शन 509 में तभी होगा, उसमें डिटरमाइन करना पड़ेगा व्हाट वर द वर्ड्स। सारा खेल ही वर्ड्स का है कि नहीं है? तो किस सेंस में कहे गए, कौन से वर्ड्स कहे गए, इसलिए मैं आपको ये कहानी सुना के क्यों बता रहा हूं, ताकि आपका ना इंटरेस्ट जाग गया होगा, इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी आपको। तो फिर वो एग्जैक्ट वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमास में लिखवाए गए ताकि गवाही में ये बात आए कि इसने इन शब्दों का प्रयोग किया था। ये है इस सेक्शन की इंपॉर्टेंस, ठीक है। आई बिलीव आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ गई अच्छी तरीके से। तो जब भी कभी आप किसी भी लेवल पर एज ए एडवोकेट देखें या फिर आप एज ए जज देखें, तो आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर जो एलिगेशन, ये एलिगेशन क्या होगा, इसने मुझे गंदी गंदी गालियां दी। अरे भाई गालियां थी कौन सी, वो गालियां गंदी थी या नहीं थी, हाउ कैन यू डिटरमाइन, यू लेट अस नो, कोर्ट विल डिसाइड कि गंदी गालियां थी या नहीं थी। तो गंदी गालियों का फिर रिकॉर्ड पे आना जरूरी हो जाता है वहां पर। और कई बार क्या होता है कि जो विटनेस है, अब उसने तो लिखवा दिया, अब वो भी झिझके कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। या मान लो कई बार क्या होता है कि कंप्लेंट में सिर्फ इतने लिखवाया कि इसने मुझे गंदी गालियां दी, तो ये एक वेग टर्म हो गई। चार्ज के स्टेज पर इस पर काफी ज्यादा आर्गुमेंट्स हो सकते हैं कि जो शब्द बोले थे वो गंदी गालियां कौन डिसाइड कर रहे हैं, गंदे शब्द थे नहीं थे, है ना। तो कई बार अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जगह अलग अलग शब्दों को अलग अलग तरीके से देखा भी जाता है, तो ये भी है। तो शब्दों का एग्जैक्टली आना बहुत जरूरी होता है। तो कंप्लेंट लिखवाते हुए अगर कोई मान लीजिए एडवोकेट ही आप में से और वो कंप्लेंट लिखवा रहा है, तो ये ना लिखवाए कि गंदे शब्दों का प्रयोग कर, भाई तू वो शब्द लिखवा क्या क्या, फिर तू गंदे शब्द का मतलब क्या है ना, तब जाके आगे बात बढ़ेगी इसमें। तो आई बिलीव यहां तक समझ में आया नहीं आया भाई। सो दिस इज व्हाट इज द ऑफेंस। चलिए पढ़ते हैं टेक्निकली इसको। दिस ऑफेंस कंसिस्ट इन व्हाट, अटरिंग एनी वर्ड, नंबर 1 किसी शब्द के उच्चारण में, नंबर 2 मेकिंग एनी साउंड, नंबर 3 मेकिंग एनी जेस्चर, नंबर 3 एग्जिबिटिंग एनी ऑब्जेक्ट। 4 चीजें हो गई, ठीक है। तो अटरिंग वर्ड्स, मेकिंग साउंड, मेकिंग जेस्चर, एग्जिबिटिंग एनी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट समझिए क्या है, देखिए इंटेंडिंग व्हाट। अगर आप कुछ शब्द बोल रहे हैं, समझो इस बात को, ये क्या शब्द है इंटेंड, ये जो लाइन है इसकी इंपॉर्टेंस समझिए आप। ये इंटेंडिंग दैट सच वर्ड और साउंड शैल बी हर्ड, इस इंटेंशन के साथ में कि वो शब्द जो आप बोल रहे हैं वो, या जो साउंड आप, साउंड मतलब सिटी से है, यहां पर सिटी बजा रहे हैं, वो सुनी जाए, वो शब्द सुने जाए। अब मान लो विस्परिंग कर रहे हैं आप, किसी लड़की को देखा है ना, और लिप सर्विस कर रहे हैं, यानी कि इंटेंट, आप अपनी जो फ्रस्ट्रेशन वही निकाल रहे हैं, आप ये नहीं चाहते कि वो सुने भी इस बात को। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो यहां पर दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं, अटरिंग वर्ड्स विद द इंटेंशन दैट दोज वर्ड्स शुड बी हर्ड एज वेल। इफ यू आर ओनली अटरिंग वर्ड्स, अगर आप केवल शब्द बोल रहे हैं, है ना, लेकिन आपकी ऐसी इंटेंशन नहीं कि वो शब्द उस तक पहुंचे भी, जैसे मान लीजिए अलग अलग रूम में बैठे हुए हैं और उसके बारे में आप वहां बात कर रहे हैं, आपने कुछ लड़की के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करा, तो आप की इंटेंशन वहां ये नहीं है कि उन शब्दों को वो सुने। आपने एक काम तो कर दिया, हाफ पार्ट ऑफ द सेक्शन इज डन, यू अटर्ड दोज फिल्दी वर्ड्स, है कि नहीं है, बट यू आर नॉट इंटेंडिंग दैट दोज वर्ड्स शुड बी हर्ड। आर यू गेटिंग पॉइंट? हाँ, तो दोनों का ही होना जरूरी है, अटरिंग वर्ड्स, मेकिंग साउंड, मेकिंग जेस्चर, एग्जिबिटिंग ऑब्जेक्ट, लेकिन कपल्ड विद सच इंटेंशन। इंटेंशन क्या? दैट सच जेस्चर और ऑब्जेक्ट शैल बी सीन बाय सच वुमेन, ठीक है। और हाँ, साउंड में बेटा आ जाएगा सीटी बजाना, छिचोरेपन देखिए तुमने, लड़कियां जाती हैं सीटी बजाते हैं लोग, इतने सारे गंदे संदे गाने निकले हैं, फिल्म खलनायक का था और दुनिया भर के गाने थे, तो वो उसी में आते हैं सारे, उसमें वो इस तरीके से बजाया जाए, थोड़ी अपना भी बोलेगा, साउंड में तो कुछ भी हो गया, पर्सनल साउंड थोड़ी लिखा है इसमें, उस तरीके से एग्जिबिट करना, कोई इशारा करना गंदा, वो सारे ऑफेंसेस में आ जाते हैं इसमें, ठीक है। और इंट्रूड्स इनटू द प्राइवेसी ऑफ सच वुमन, या उसकी, उस महिला की प्राइवेसी में वो इंट्रूड करता है, मतलब उसका उल्लंघन करता है। तो बेसिकली अटर्स एनी वर्ड्स, मेक्स एनी साउंड, जेस्चर, एग्जिबिट्स एनी ऑब्जेक्ट, इंटेंशन की वो सब सुने देखे या फिर उसकी प्राइवेसी में इंट्रूड करे, ये ऑफेंस हुआ आपका सेक्शन नंबर
79 में। तो ऑफेंस या तो ये कैटेगरी ये हो गई, फर्स्ट कैटेगरी ये है और सेकंड कैटेगरी ये है इसमें। एंड ये सब क्यों करता है, डोंट फॉरगेट दिस लाइन, इंटेंडिंग टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ, बस इसकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए, इसकी महिला की इंसल्ट करना बेसिकली, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट, आई बिलीव कर लेंगे आप लोग अब अच्छी तरीके से, कोई कंफ्यूजन यहाँ पर? क्या क्या, हाँ देखो कि अगर क्या हस्बैंड ऐसे शब्दों का प्रयोग करे तो मैं आपको बताऊं हर्षी, एंड टू एवरी वन ऑफ यू, बीइंग हस्बैंड डज नॉट मीन यू गेट द लाइसेंस टू अटर एनी फिल्दी वर्ड। इसीलिए कहा है कि यहाँ पे ये नहीं लिखा हु एवर एक्सेप्ट हस्बैंड, यहाँ पर ये नहीं है हु एवर एक्सेप्ट हस्बैंड, तो नहीं है ना, इसका मतलब हु एवर मतलब कोई भी हो सकता है, ये भाई, चचा, ताऊ, पिताजी, दादा, पतिदेव, पतिभूत, सब हो सकते हैं इसमें। यहां पर वुमेन सेंट्रिक बात की जा रही है, ठीक, कोई भी हो एग्जैक्टली, एक्यूज में भी एनीवन, कर लेंगे आप लोग। सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स, इंटेंशन टू इंसल्ट द मॉडेस्टी, और इंसल्ट मस्ट बी कॉज बाय अटरिंग वर्ड्स, और इन सब के तरीके से होना चाहिए। इंटेंडिंग, ये पूरा समझा दिया मैंने आपको। एक केस में क्या हुआ, एक्यूज वॉज ए ग्रेजुएट था, he wrote a letter to an English nurse containing indecent proposals and sent it to her in an envelope. एक लेटर में लिख करके भेज दिया। It was held that accused had outraged her modesty, तारक दास गुप्ता, ठीक। तो यहाँ पब्लिक का भी नहीं है, यहाँ पर यह आया कि यहाँ पर उसने एक प्राइवेट लेटर भेजा, तारक दास गुप्ता का केस है, तारक दास गुप्ता। तो ये है लेटर लिखना इंडिसेंट प्रपोजल्स के साथ में, कर लेंगे। क्लोज स्पेस की बात है, देखो ये लेटर भी है, हस्बैंड का मतलब यहां पर नहीं है, हस्बैंड होने की वजह से आपको कोई एक्स्ट्रा राइट नहीं मिल जाता है। इस बात को माइंड में फिट कर लो अच्छे तरीके से। एक ही जगह की कंप्लेंट नहीं हो सकती है जिस पर भी डिबेट चल रहा है, और वो है सेक्सुअल रिलेशनशिप, उसमें भी मैरिटल रेप का मैटर अंडर कंसिडरेशन है कि वेदर वी शुड रिकॉग्नाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिटल रेप। तो वहां पर बहुत सारे इश्यूज हैं कि बहुत कुछ, फिर सोसाइटी डिसइंटीग्रेट भी हो सकती है। तो वहां पर तो एक ये नहीं हो सकता कि हाँ भी मेरी कंसेंट थी या नहीं थी, वहां पर एक दिक्कत, वहां पर तो कंप्लेंट नहीं होती है। अदरवाइज ना पीटने का अधिकार है हस्बैंड को, ना गाली बकने का है, ना उसको इंडिसेंट वर्ड बोलने का ना है, ना उसको पब्लिक में कुछ भी उल्टा सीधा कहने का है, ठीक है। तो आपको रेमेडीज क्रिमिनल लॉ में मिलती हैं। क्रिमिनल लॉ में कैसे मिलती हैं, ये सारे ऑफेंसेस हो गए। क्रिमिनल लॉ में क्या है कि फिर आपको उस सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कहाँ चले जा सकते हैं हम, डोमेस्टिक वायलेंस में। वहाँ पर जो डोमेस्टिक वायलेंस में भी इमोशनल वायलेंस, इट में भी फाइनेंशियल वायलेंस, इट में भी फिजिकल वायलेंस, इट में भी मेंटल टॉर्चर, तो वहाँ फिर आप शब्दों का प्रयोग, टॉन्ट्स का प्रयोग वहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस में आ सकता है हस्बैंड के खिलाफ। और दूसरा क्या है, इट मे अमाउंट टू क्रुएलिटी एंड दैट मे अमाउंट टू ए गुड ग्राउंड फॉर द डिवोर्स एज वेल। सो नो नीड टू बियर ऑल दिस थिंग्स। इसमें एक्यूज भी वुमेन बन सकती है, हाँ बिल्कुल बन सकती है। और अगर एक वुमेन दूसरे वुमेन को गालियां दे, है ना, उस तक कोई भी सब आएगा। हूएवर है ये, हूएवर इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू ए मैन। इसका मतलब ये होगा कि फिर हम किसी लेडी को लाइसेंस देने की वो कुछ भी कहे, एक लेडी को भी दूसरी लेडी के साथ बदतमीजी करने का राइट तो नहीं मिल जाएगा ना। अरे ये सारी बातें तुम लोग इतना जो है ना, तारीफ पर तारीफ मेरे पुल यहाँ बांधते हो, किस काम के, मैं खुश हो जाता हूँ बस। भैया जाओ गूगल रिव्यू पे जाओ, आज सर ने अच्छी क्लास ली, कुछ तो कृपा करो मुझ पर भी, दुनिया को चले पता। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो वाला हाल कर रखा है तुम लोगों ने मेरे साथ। अगर मुनीत, हर्षित, तुम लोगों को मेरी चीजें पसंद आती तो जाओ ना यार, एक लाइन लिखो मैं बढ़िया सी, कम से कम जो कुछ स्टूडेंट्स को चलेगा पता कि हाँ हम कुछ अच्छा करते हैं यहाँ पर। भाई देखो सच्चाई ये है कि ना, अब मैं समझ गया हूँ खुद को, बेसिकली मैं जो हूँ, आई एम नॉट ए बिजनेसमैन, मुझसे नहीं हो पाएगा भाई इतने सारे मार्केटिंग, इतना ये वो सब। अब मैंने मन बना लिया अपना कि जितने बच्चे आएंगे पढ़ने, मन से पढ़ाओ उनको, विद द हेल्प ऑफ माय क्लासेस, ऑफलाइन लाइव क्लासेस एंड वीडियो क्लासेस। जिनको बनना बन जाएंगे, नहीं बनना है अपना कम खाओ खुश रहो बस। लेकिन हाँ, अगर आप जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको वाकई में लगता है कि आई डू गुड, तो उसके लिए सबसे बड़ा मीडियम है सोशल मीडिया, वो है गूगल रिव्यू और वो है यूट्यूब।
तो अगर कभी लगे आपको कि हाँ सर के साथ कुछ अच्छा कर सकते हैं हम लोग, तो आपको वहां पे रिव्यू छोड़िए, एक बार नहीं 4 बार छोड़ सकते हैं अलग अलग टाइम पर। बाकी मैंने अपने आप को कन्फाइन कर दिया कि नो मोर, बहुत ज्यादा ये सब खत्म, सरदर्दी है। तो हर चीज इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे तुम्हारे। आज खुश हो गई, आज फिर इसी मैसेज को जाके चिपका दो वहां पर कि सर एक्सपीरियंस लाइक दिस, आज का वो लिख दो वहां पर बस। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो वी हैव नाउ सेक्शन 80, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। दिस इज सेक्शन 80। चलिए शुरू करते हैं फिर भाई। So let's come to the section 80 BNS, and it was section 304B IPC, Dory death. Very very important for your prelims, very very important for your mains examinations. बहुत इंपॉर्टेंट है भी डॉरी डेथ का ये, ठीक है। डॉरी डेथ 304B में डिफाइंड था पहले, अब ये डिफाइंड कर दिया गया है सेक्शन 80 BNS में, क्योंकि दिस इज एन ऑफेंस रिलेटिंग टू द वुमेन, इसलिए यहाँ तीन। पहले कौन सी कैटेगरी में आ रहा था, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी 304B, अब यहाँ पर इसको ये ले आए हैं इस हेडिंग में सेक्शन 80 BNS में, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन कैटेगरी में। और अगेन मैं ही कहूंगा कि अगर आपको वाकई में लगता है कि जज बनना है आपको, तो आपको इस सेक्शन को वर्बेटम घोट घोट करके पी लेना चाहिए बुरी तरीके से, बिकॉज ये वैसा ही सेक्शन है, इसमें कोई भी फ्रेज ऐसा नहीं है जो आप इसको छोड़ सकते हैं, लीव कर सकते हैं, बिल्कुल कोई ऐसा सेक्शन है ही नहीं, ऐसे एक्सप्रेशन कोई है ही नहीं इसमें आप कहिए। तो लेट्स स्टार्ट। व्हेन द डेथ ऑफ ए वुमन इज कॉज्ड, death of a woman is caused by any burns, एक बात, और bodily injury, दो, यही चीजें हैं, और it occurs otherwise than under normal circumstances, ये समझिए, तीन बातें हो गई। यदि किसी महिला की मृत्यु जलने से होती है, हिंदी में देख ले एक बार इसको, जहां किसी महिला की मृत्यु किसी दाह, देखो बर्न का मतलब दाह से होता है, दाह, देखिए इसलिए मैं मेरी हैबिट में आ चुका हिंदी देखना, दाह या शारीरिक क्षति और बॉडीली इंजरी द्वारा कारित की जाती है, और अकर्स विद इन द 7 years ऑफ हर मैरिज, कैसे, अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है। देखिए क्या मतलब है यहाँ पे, तो यहां पर किसकी डेथ हो रही है, डेथ हो रही है किसी वुमेन की, नंबर 1। कैसे हो रही है, इधर बर्न, बॉडीली इंजरी, ये हो गया स्पेसिफिकली, हो गया ये कि कैसे भी साहब जलने से हो गई, दाह से हो गई। दूसरा क्या हो गया, बॉडीली इंजरी से हुई है। थर्ड क्या हो गया, थर्ड एक जनरल टर्म आ गई, अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, सामान्य परिस्थितियों से अलग, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, दिस इज द केस ऑफ अननेचुरल डेथ। दिस डेथ इज नॉट नेचुरल, if it is caused by burning it is unnatural death, if it is done by the bodily injury it is again unnatural death, and if it is covered under this phrase occurs otherwise than under normal circumstances, even in that case it is what, unnatural death। तो यानी कि उसकी डेथ हो जाती है। तो पहला रिक्वायरमेंट क्या हुआ, मृत्यु का होना, इस प्रकार से होना, अप्राकृतिक रूप से उसकी मृत्यु होना। और सेकंड एलिमेंट कौन सा है, विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज, उसकी शादी से, उसकी विवाह की डेट से 7 वर्ष के अंतराल में। तो ये ध्यान रखना, लड़कों के लिए भी कहूंगा भाई, हालांकि हमेशा सीधा चलना चाहिए एकदम टेढ़ा नहीं, लेकिन 7 साल तक की तो आप लोगों की तपस्या है, सही है। 7 years तक लड़की को कुछ होना नहीं चाहिए, विद इन 7 years ऑफ डेथ। तो दो एलिमेंट हो गए, अननेचुरल डेथ हुई और एक टाइमिंग का फैक्टर आ गया, विद इन दी 7 years ऑफ हर मैरिज हो गया। नेक्स्ट, एंड इट इज शोन व्हाट, और ये दर्शाया गया क्या, सून बिफोर हर डेथ को हाईलाइट कीजिए, शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी और हरेसमेंट, अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही, सून बिफोर, हिंदी में बोलते हैं इसको
कुछ पूर्व, मृत्यु के कुछ पूर्व बोला है, मृत्यु के कुछ पूर्व, सच बिफोर द सून बिफोर हर डेथ शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी और हरेसमेंट। क्रुएल्टी को हिंदी में लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिख सकते हैं इसके में, क्रूरता की थी, क्रूरता की थी या तंग किया गया था। क्रूरता को लिखते हैं ऐसे, क्रूरता, या उसको तंग किया गया था, हरेसमेंट किया, तंग किया गया था। तो पहला क्या हुआ, अननेचुरल डेथ। Second, within 7 years of her marriage. And third, soon before her death, she was subjected to cruelty or harassment. And now next element. By whom? By her husband, option number 1, or any relative of her husband. Third, क्यों किया गया था? For or in connection with any demand of dowry. तो this is not general harassment. ये आपको समझना पड़ेगा, कई चीजें आ गई देखिए। इट शैल बी शोन, इट शुड बी शोन व्हाट, कि शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी और हरेसमेंट, उस महिला के साथ क्रूरता हुई थी या उसको तंग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, हु डिड इट, किसने किया, इधर हस्बैंड ने किया और हर रिलेटिव्स ने किया, रिलेटिव हस्बैंड, हिज रिलेटिव्स हो गया। एंड क्यों किया गया, फॉर और इन कनेक्शन विद द डिमांड ऑफ डॉरी, दहेज के लिए या दहेज के संबंध में किसी मांग के लिए। अब इसको समझिए क्या क्या है खास बात, देखिए इसी को पहले इसको जो वर्ड है इसको समझते हैं। एक फिल्म आई थी सत्यम शिवम सुंदरम, फॉर और इन कनेक्शन विद एनी डिमांड ऑफ डॉरी। उसमें क्या था, उसने एक पार्ट देखा था हीरोइन का, और मुझे रूपा से शादी करनी है, और रूपा उस तरफ से कुरूपा थी, वो देखा नहीं था। जब सच्चाई सामने आई तो होश उड़ गए। तो समटाइम्स देयर में बी क्रुएल्टी और हरेसमेंट फॉर रीजंस अदर देन द डॉरी। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझिए कि ये जो मैं बोल रहा हूं यहां पर, ये हरेसमेंट और क्रुएलिटी, दिस मे बी फॉर रीजंस, फॉर सपोज की अपीयरेंस पर हो सकते हैं, एजुकेशन लेवल पर हो सकते हैं, और डेली रूटीन पर हो सकते हैं। देयर विल बी एंडलेस रीजंस, समझे आप। तो फॉर क्रुएलिटी और हरेसमेंट के रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, बट हियर इन दिस सेक्शन वी आर कंसर्न ओनली विद द क्रुएलिटी और हरेसमेंट। इस फ्रेज को रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर और इन कनेक्शन विद द डिमांड ऑफ डॉरी। दैट क्रुएलिटी, दैट हरेसमेंट should be linked with the dowry demand, that should be for or in connection with the demand of, please let me know, इतनी बात समझ में आई नहीं आई आपको, एवरीवन फास्ट। मैंने इसमें लिंक करने की कोशिश की है आपको, इसको मैं थोड़ा सा और ऐसे करके देखता हूं, इफ इट हैपेंस लाइक दिस, इसको ऐसे देखिए अभी है, शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी और हरेसमेंट फॉर और इन कनेक्शन विद एनी डिमांड ऑफ डॉरी। इसके लिंक को एस्टैब्लिश करिए, माइंड में फिट कर लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक। And now next question is for the timings. Timings is what? This harassment was soon before her death, हो गया, दो बातें हो गई। And next is what, the by whom, by whom she was subjected, she was subjected to cruelty by her husband or any relative of her। तो इन 3-4 पॉइंट्स को आप लोगों ने माइंड में अलग से फिक्स करना पड़ेगा, अलग अलग से। नंबर 1, द क्रुएल्टी वाज कमिटेड बाय द हर हस्बैंड और द रिलेटिव ऑफ हिज हर हस्बैंड। नंबर 1, दैट क्रुएल्टी और हरेसमेंट वाज फॉर और इन कनेक्शन विद द डिमांड ऑफ डॉरी, एंड दैट वाज सून बिफोर हर डेथ, डेथ से कुछ पूर्व, हाँ ऐसा नहीं बहुत पहले। अब सून का मतलब क्या होता है ये हमें समझना होगा आगे चल करके भी, कि व्हाट डू यू मीन बाय द सून। सून का मतलब क्या ये है कि घंटा, 2 घंटा, 24 घंटे, 1 हफ्ता, क्या मतलब है इस बात का, समझे आप। अभी इनको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म्स को, लेकिन अब डायरेक्ट लैंग्वेज को समझ लेते हैं पहले। एंड क्या है, सच डेथ इज कॉल्ड डॉरी डेथ, ऐसी मृत्यु को हम क्या कहेंगे, दहेज हत्या कहेंगे। एंड सच हस्बैंड और रिलेटिव शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड हिज डेथ। इस लाइन को अपने ना इस तरीके से करिए जैसे हनुमान जी ने अपने सीने में फाड़ के दिखाया था ना, श्री रामचंद्र और सीता मैया और लक्ष्मण को दिखाया गया था, है ना, उसी तरीके से दिमाग में कर लीजिए कि बस शैल बी डीम टू हैव कॉज्ड डेथ। डीम टू हैव कॉज्ड डेथ का मतलब ये माना जाएगा कि तुमने ही इसकी मृत्यु की है।
दहेज हत्या कहलाएगा, डॉरी डेथ कहलाएगा। और बाय फिक्शन ऑफ लॉ, फिक्शन ऑफ लॉ, फिक्शन के द्वारा ऐसा मान लिया जाएगा कि तुमने इसकी मृत्यु की है। अब देखो इसको ना, क्योंकि अगले उसमें बढ़ाएंगे इसको ज्यादा, इसको यहां से समझिए कुछ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दूल्हे जनरली ऐसे डिमांड आई। अब और मैं तो सरप्राइज करता हूँ कि ये ना, चलिए 20-25 साल पहले तो रैम्पेंट था, लेकिन आज भी वो सब है, आज भी ये प्रैक्टिसेस हैं। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन एक मेरे बहुत क्लोज है, उनके लड़के की शादी थी और रिश्ता इतना क्लोज था कि मैंने उनसे बात करी कि कैसे कैसे की। तो मैंने कहा आपने दहेज की बात तो नहीं करी? कह रहे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा दहेज, मैं आपने उनसे ये तो नहीं कहा कि जो जो स्टैंडर्ड है, स्टेटस है, हमारे सब इज्जतदार तरीके से हो जाए? कह रहे हाँ। तो मैंने कहा तो डिमांड हो गई। यही तो इनडायरेक्टली आपने उनसे ये क्यों नहीं कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, हम यहाँ तक राजी हैं कि जीरो डॉरी, कुछ नहीं, सिंपल मैरिज के लिए भी हम लोग तैयार हैं, ये आपको कहना चाहिए। अगर आप उससे ये कह रहे हैं कि हम समाज के हिसाब से शादी कर दीजिए, तो उसका मतलब यही है कहने का, ये सोफिस्टिकेटेड तरीका कहने का, बस आप उस बुराई से ही बचना चाह रहे हैं, लेकिन आपने वो कह भी दिया इससे। लेकिन आज भी ऐसा होता है, और मैं हैरान हूं देख करके कि अब तो लड़कियां इतनी पढ़ गई, लिख गई, आगे पहुंच गई, भाई अब किस लिए। लेकिन एनीवेज वहां पे हमारा भी वो नहीं है, फिक्शन नहीं है। तो यहाँ पर क्या कि ये हस्बैंड हो या वो रिलेटिव हो, उसको ये मान लिया जाएगा कि उसने डेथ की। अब शुरू होगा मैजिक। मैजिक क्या है वो देखिए, यहां तो शुरुआत करते हैं। मैजिक है ये इस उसको देखिए आप, ये अकर्स अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। उसकी जो मृत्यु होती है वो कैसे होती है? वो अप्राकृतिक रूप से होती है, अननेचुरल डेथ है ये। अब यहां पर देखो मुनीत बाबू कि डेथ हो रही है अननेचुरल। यहां पर ये नहीं है कि कोई किसी को मार रहा है। इट इज नॉट, एक होती है होमिसाइडल, मींस समवन इज किलिंग अदर पर्सन। सास या और रिलेटिव लड़की को जला रहे हैं, गला घोट रहे हैं, तो वो क्या केस हो गया? होमिसाइडल केस हो गया, किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग। मैंने मैजिक शब्द क्यों यूज किया कि अगर किसी लेडी ने, महिला ने सुसाइड भी की है, सुसाइड खुद ही मरी है, सुसाइड भी क्या कहलाएगी? इसमें आ जाएगी। देखिए ये अकर्स अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। अगर कोई महिला सुसाइड कर रही है, आत्महत्या कर रही है, तो उस डेथ को भी इस कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। लड़की ने क्या किया? सुसाइड। और ये लास्ट की लाइन पढ़ो जरा, सच हस्बैंड और रिलेटिव शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड हर डेथ। और लॉ ऑफ फिक्शन क्या है? ये माना जाएगा कि तुमने ही इसे मार दिया है ना। जैसे आपने देखा, वो फिल्मों में देखा होगा या आम जिंदगी में देखा होगा, जब वो कोई ऐसी घटना घटती है, अप्रिय घटना घटती है, कोई किसी की डेथ हो गई, तो खास करके माँ, तो माँ ही होती है, जब वो रुदन होता है शुरू, मेरे बेटे को खा गया, मेरी बेटी को मार दिया। और लड़के वाले क्या कह रहे हैं कि कमाल हो गया, हमने तो टच भी नहीं करा, इसने तो सुसाइड की थी, मार कैसे दिया? लड़की की माँ क्या कह रही है? मेरी बेटी को खा गए, मेरी बेटी को मार दिया। अरे भैया, इसने सुसाइड की थी। तो यही तो माँ कहेगी कि बेटा ये इमोशनल तो कह रही हूं, मैं लीगली भी कह रही हूं। लीगल फिक्शन ये है, इट शैल बी डीम्ड दैट द हस्बैंड और सच रिलेटिव हैज कॉज्ड द डेथ। ये माना जाएगा कि तुमने ही इसकी मृत्यु की है। प्लीज लेट मी नो आपको बात समझ में आई नहीं आई। तो वो जो महिला है, रो रही है जो, वो एक्चुअली लीगली स्पीकिंग, आपको लग रहा है वो इमोशनली बोल रही है, मेरी बेटी को मार दिया, मेरी बेटी को खा गई, लेकिन वो लीगल समझा रही है। लास्ट लाइन पढ़ लो जाकर के कि ये लॉ में यही माना जाएगा कि तुमने ही मेरी बेटी को मारा है। बोलो ये सुनो, है कि नहीं मैजिक ये? तो लड़की ने की सुसाइड, आत्महत्या, लॉ ये कहेगा कि नहीं नहीं तुमने ही मारा, हम तो यही मानेंगे, जो उसकी माँ भी यही कह रही थी। अब समझिए और बढ़िया समझिए, अब इसको समझते हैं और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। पतिभूत और लड़की पत्नी में
लड़ाई हुई। तो जो जनरली थोड़ा सा मैं फेमिनिस्ट ही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, अभी लड़कियों के साथ अत्याचार होते हैं, होते आए हैं, है ना, तो इसके लिए थोड़ा सा और अग्रेसिव हो सकता है, लड़कों को थोड़ी बात चुभ जाएगा, है ना। लेकिन मैं हूँ ऐसा, पहले नहीं था ऐसा, 25 साल तक नहीं था, 25 साल तक मैं थोड़ा सा अपोजिट साइड में था। अब मैं थोड़ा साइड आ गया, साइड बदल गया मैंने जब से मैं पढ़ लिख गया हूँ, समझ गया हूँ चीज़ों को। तो मैं क्या कर रहा था, हाँ, लड़की मैके में आ गई, लड़की मैके में आ गई और वो झगड़े चल रहे हैं, काउंसलिंग सेशन चल रहे हैं। लड़की को मैके में आए हुए 6 महीने हो गए हैं और एक पंचायत रखी जाती है, लड़की वाले भी आएंगे, लड़के वाले भी आएंगे, और वहां पर फिर काफी हॉट वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं। अब सब लोग अपने घर पर, अब घर पे आते हैं, लड़की के मैके वाले भी उस पंचायत से घर पहुंच जाते हैं, और लड़की की माँ रोटी बेलन जल्द कह रही है, इससे होते तो मर क्यों नहीं गई, तेरे चक्कर में इतना सुनना पड़ रहा है, ये वो। लड़की ने सुना और जाकर के आत्महत्या कर ली। लड़का अपने घर बैठा हुआ है 500 किलोमीटर दूर, क्या उस पर डॉरी डेथ का चार्ज लग सकता है? देखो यहाँ पे कितनी चीज बता रहा हूं, मैंने डिस्टेंस इतना बढ़ा दिया। लड़की ने सुसाइड की है, लड़की ने सुसाइड अपनी मैके में की है, कोई सस्पेशन ही नहीं है इसमें भी। इवन इन दैट केस दिस मे बी द केस ऑफ डॉरी डेथ। व्हाई इट इज सो? बिकॉज टॉर्चर का मतलब यहां पर नहीं है शी वॉज सब्जेक्टेड टू द हरेसमेंट, क्रुएलिटी और हरेसमेंट फॉर और इन कनेक्शन विद द डिमांड ऑफ डॉरी। भैया वो जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ अफेयर्स चल रहा था, दैट वाज द हरेसमेंट फॉर और इन कनेक्शन विद द डॉरी, and the death was unnatural, and the death was within the 7 years of the marriage। तो यहाँ पर कितनी चीजें ऐसी हैं जो आपको, आपने सोचा नहीं होगा कि वहां तक जा सकती हैं। यहाँ पे सिर्फ यार ये बड़ा डिबेट है कि सुसाइड और वही मैके में क्या तब भी डॉरी डेथ हो सकती है? यस। वाई? बिकॉज डॉरी डेथ में यहां पर उसने ये नहीं कहा है, डॉरी डेथ में सिर्फ इसकी डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे, where the death of a woman is caused by burns or bodily injury, बर्न के द्वारा या बॉडली इंजरी के द्वारा की जाती है, यानी कि जलाने से या शारीरिक क्षति से तो की जाती है। यहां तो सीधा सीधा होमिसाइडल केस हो गया कि कोई किसी की मृत्यु कर रहा है, कारित की जा रही है। लेकिन ये जो शब्द है मैजिकल वर्ड है, ये अकर्स, डेथ अकर्स, मृत्यु होती है। कैसे? अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अतिरिक्त होती है। तो यहां पर मृत्यु का होना, एक होता है मृत्यु का करना, एक होता है मृत्यु का होना। यहां पर दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, डेथ इज कॉज्ड और डेथ अकर्स। अकरिंग शुड बी इन non-natural circumstances, therefore we can say it may be the case of homicidal or it may be the case of suicide as well। तो आई बिलीव आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी। हाँ ना, बताइए एवरीवन फास्ट। सर रात को हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुई, कभी भी होती रहती है यार, और मॉर्निंग में लड़की का पैर फिसल गया और डेथ अकर्ड, तो क्या इस केस में डॉरी डेथ हो सकती है? तो मुनीत भैया डेथ फिसल नहीं चाहिए था, बच के रहो, फिसल नहीं गए पैर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सुनिए, यहां पर जो आप कह रहे हैं डेथ फिसलने से हुई, पहले तो इट इज द केस ऑफ एक्सीडेंट। दूसरी बात, यही तो मैंने आपको समझाया था कि केवल डेथ होना जरूरी नहीं है, डेथ का जो कनेक्शन है, अरे भाई क्या, डेथ में ये देखा जाएगा कि सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी और हैरेसमेंट। तो वो जो लड़ाई थी वो किस लिए हुई थी? वेदर दैट वाज क्रुएल्टी और हैरेसमेंट फॉर और इन कनेक्शन विद द डिमांड ऑफ डॉरी। तो पहले तो ये दिखाया जाएगा, जो आपने कहा कि रात को लड़ाई होती है, रात को लड़ाई 50 क्या लाखों रीजंस की वजह से होती है ना, सबकी होती है। दर्द देख रहे हो मेरे चेहरे पर ये कॉमेडी हो गई। तो एनीवेज, तो वो लड़ाई देखी जाएगी ये वीडियो मत दिखा देना घर मेरे वो वैसी जज है तो ये नहीं है कि लड़ाई होने से पैर फिसलने की वजह से डॉरी डेथ हो जाएगी, ये देखा जाएगा कि सर्कमस्टेंसेस क्या थे। एक हिस्ट्री होती है ना भाई,
डोरी डेथ की भी पागल थोड़ी है। अगर आपने लड़की को बहुत अच्छी तरह से रखा हुआ है, एकदम जो कॉर्डियल रिलेशनशिप है, तो सबको दिखता है भाई। कोई लड़की ऐसी नहीं होगी उसको उसको खुश रखा जा रहा होगा और सुखी होगी और वो जबरदस्ती का ड्रामा भी करती रहे कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। इतना ही मत डरो। फिसलने दो, फिसलती है तो फिर डरो मत। डर के नहीं रहना, बस सुधर के रहना है। सर बाकी सब तो ठीक है, बेचारी नंद हर बार फंस जाती है। नंद भी लाइक ऐसी सिचुएशन में मैं अपने आप आगे कैसे आ जाती हूँ। लो जी, नंद की बात आ गई। अब देखो भाई, हर एक इंसान हर रिलेशनशिप में होता है। एक नंद है, वो किसी की बहू बनेगी, कभी जाके सास बनेगी, है ना। सिंपल सा एक फॉर्मूला है, अपनी अपनी लिमिट्स में रहिए बस। और इस बात को मान लीजिए, इस बात को मान लीजिए कि जब किसी लड़की की शादी करके आप उसको बहू बना के घर में ले आए, तो उसका मतलब ये है इट शैल बी डीम्ड। वैसे तो वो लड़की वाले तो कहते हैं कि हमने आपको अपनी लड़की दे दी, आपको और ज्यादा मान लेना चाहिए कि हमने आपको अपना लड़का दे दिया। ये जो अधिकार नहीं छोड़, ये सारी लड़ाई अधिकारों की होती है। सास को अपना अपना होल्ड चाहिए लड़के पर, नंद को अपने भाई पर होल्ड चाहिए, और पत्नी का ये होता है कि भाई मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ के आ गई, मैं कहाँ हो गई। तो प्रायोरिटी लड़की वाइफ को ही मिलनी चाहिए, आइडियली मिलनी चाहिए, बिकॉज उसने बहुत सेक्रीफाइस करके तुम्हारे घर पर आ रही है, कोई एहसान नहीं कर रहे। लड़का एक बार रह के देख ले, ऋतिक तुम रहोगे जा करके, 2 दिन रह लो जा करके, जाओ, समझ में आ जाएगी बात, वैल्यू उसकी है कि नहीं है। तो उसको वैल्यू को देना चाहिए। जब आप उसको एहसास करा दोगे कि यू आर द पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड यू हैव मोर राइट देन अस, आपके घर की हो जाएगी वो। दिक्कतें वहीं आती हैं। नंद अपना एक अलग से कोरस बना लेगी अपनी सास अपनी मम्मी के साथ, एक जो सब ग्रुपिंग हो जाएगी, और सबसे बेचारा कौन पिसता है, हस्बैंड। अंदर जाके बाहर यहाँ हर जगह उसको बैलेंसिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है, और जो बैलेंस कर लेगा भाई उसको एक तमगा मिलना चाहिए बढ़िया वाला है। चलो एनीवेज, वो लीगल ट्रबल से बच जाते हैं। और मैं से कहता हूँ, मैंने देखी है ना, इतनी लाइयाँ देखी हैं। चलिए मैं पर्सनली नहीं जाता हूँ, लेकिन मेरा अपना मानना यही है कि गिव राइट्स। लड़कियों के लिए तो खैर अभी और 10 साल लगेंगे, 20 साल। मैं तो कहता हूँ खूब जम के पढ़ो, ऑफिसर्स बनो, ऑटोमेटिकली जमाना बदल जाएगा। वो किसी के कहने से समझाने से नहीं बदलेगा ये। जैसे ही आप उस रुतबे पहुंच जाएंगे, उस जगह पहुंच जाएंगे, सिस्टम विल चेंज ऑटोमेटिकली। वो ट्रांसफॉर्मेशन ही तभी आएगा। लेकिन इसके लिए मेंटली सबको प्रिपेयर रहना चाहिए। डिवोर्स के केसेस भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे बहुत। तो जो इतनी बुराई हम यूएसए की उनकी कहते हैं कि उनकी 3 शादियां हो गई, उनकी 4 हो गई, वो डिवोर्स होते रहते हैं, वो इंडिया में होगा। और वो एकदम लॉजिकल है, लॉजिकल है वो। ठीक है जी, धन्यवाद। बाकी प्रचार प्रसार कब, अगली क्लास में इसी को टॉपिक को भी कंटिन्यू करना पड़ेगा, कुछ केस लॉज यहाँ पढ़ाने पड़ेंगे डोरी डेथ के केस में। थैंक यू वेरी मच। आपने एक बात नोट की होगी कि आपने जो बचपन में याद किया, जैसे टेबल याद की, या रिलीजियस कुछ आपने, कोई आरती, कोई नमाज, कोई गायत्री मंत्र याद कर रखा होगा, तो आपको हमेशा याद रहता है। वो क्यों रहता है, क्योंकि रिवीजन बहुत किया होगा। उसी तरीके से मैक्सिमम फेलियर्स इसलिए होते हैं, ध्यान रखना, कि लोग याद नहीं करते, केवल पढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। जितना भी आपने पढ़ा है, आप खुद से पूछना कि आपको वो याद हो गया है नहीं हो गया। आप उस दिन जज बनेंगे जिस दिन आपको ये सारा जो जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है, वो टिप्स पर ऐसे होना चाहिए जैसे 2 का टेबल। ये मत भूलिएगा। और विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लीज गो टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।